चलिए हम लोग चलते, देखिए ध्यान दीजिए इधर। क्लास 10th का जो है कि फिर से हम लोग चलते हैं। 1 चैप्टर अभी बचा हुआ था कुछ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आप लोग जो है ना वीडियो कम देखते हैं, है ना, इसको देखिए पूरी तरह से और उसके बाद नोट कीजिए, है ना, और बार बार देखिएगा तो ज्यादा याद रहेगा। एक सरल भाषा में, एक साधारण सी भाषा में आपको हर एक परिभाषा को लेकर हम लोग चल रहे हैं, है ना। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से क्या है बताया जा रहा है, जो आप लोग अच्छे से करेंगे इसको पूरी तरह से। एग्जाम में जो जो बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर उसी टॉपिक को लेकर ज्यादातर चर्चा किया जा रहा है और आगे भी ऐसे किया जाता रहेगा। मतलब पूरे एग्जाम तक 2026 की जो तैयारी है ना, 2026 की जो मतलब की तैयारी है, इस 26 को पूरी तरह से कंप्लीट रूप से करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग चलेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव। हम आपको पहले बताए थे ऑक्सीकरण अवकरण। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण होता क्या है। तो ऑक्सीकरण आपको पता है, ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मिल जाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, निकल जाएगा। ये हो गया ऑक्सीकरण, है ना। अब हम लोग चलते हैं, देखिए अवकरण। तो अवकरण में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण अवकरण जब अभिक्रिया जब होती है तब उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो जरा ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण अवकरण के बीच होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स है ना, मतलब कि रिडक्शन जिसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा अवकरण भी होगा। तो दोनों में क्या हो जाएगा, ये रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका भी परिभाषा आप याद रखिएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण के बीच होने वाले अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले भोजन का पाचन। क्या दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के द्वारा भोजन का पाचन पूर्ण होता है ना। अगर मान के चलिए कि हमारे भोजन क्या है, भोजन में क्या पाया जाता है, जैसे चावल, इसमें आ जाएगा चावल, है ना, चावल आ गया। उसके बाद क्या हो गया, आलू, ब्रेड, है ना, ब्रेड। इस सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। जरा ध्यान दीजिए इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए जब इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो जब जो क्या करता है, पाचन की क्रिया में पूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा तो पाचन की क्रिया में पूर्ण रूप से भूमिका निभाएगा, है ना, अर्थात वह भोजन को पचाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए इसमें पॉलीसेकेराइड भी पाया जाता है ना। तो जरा ध्यान दीजिए ये हमारे शरीर में जैसे इसको इंटर करते हैं तो क्या होता है कि हमें ऊर्जा प्रदान करती है ना। कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारे शरीर में अंदर जाता है तो क्या होता है, ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा मिलती है। अब जिससे भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। अगर जो भोजन नहीं पचता है अर्थात अपचा हो जाता है ना, तो वो क्या करता है कि उसमें पूरी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने लगेगा। ऐसा भोजन अगर नहीं पचेगा तो उसमें आपके आमाशय में, मतलब कि पेट में, है ना, स्टोमच में HCl अम्ल बनेगा। HCl अम्ल बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, यह बनेगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। जो भोजन को मतलब कहा जाता है कि आपके ज्यादा मात्रा में जब बन जाएगा, अगर इसकी सीमा अगर उच्च हो गया, इसकी सीमा अगर उच्च हो गया तो उच्च जब हो जाएगा तो आपको क्या बन जाएगा, गैस बनने लगेगा, है ना, गैस बनने लगेगा। तो ये भी आपको खराबी करेगा। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग एंटासिड क्या करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। इसे दूर करने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं, एंटासिड, है ना, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। तो एंटासिड एक अहम भूमिका टॉबलेट होता है ना, जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसके इसकी अम्लीयता को दूर कर देता है। और एंटासिड क्या होता है, ये क्षारीयता होता है, क्या होता है, क्षारीयता होता है। इस चीज को आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भोजन को पचाने के लिए ये सभी, है ना, तो भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होता है। तो जिसमें जो अब जब भोजन का पाचन हो जाएगा तब किसमें बदल जाएगा, यह भोजन मतलब जिसमें जिस सभी चावल है, आलू है, ब्रेड है, इस समय क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन पचने के बाद यह ग्लूकोज में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा,
ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज में आ जाएगा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ये किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। अगर मान के चले कि ग्लूकोज खंडित हो जाता है, C6 है, H12 है, O6 है, अगर मान के चले कि टूटेगा, ये खंडित होगा, तो खंडित होगा तब किस में बदलेगा, जरा ध्यान दीजिए। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6O2 जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये जानते हैं, 6CO2 बनाएगा, आप प्लस बनाएगा 6O2, 6H2O, और प्लस क्या देगा, ऊर्जा देगा इसके रूप में। यह ग्लूकोज खंडित होगा तब टूटेगा, खंडन करेगा, क्या करेगा, खंडन, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा, टूटेगा, है ना। तो क्या होगा, ऑक्सीकृत हुआ ना, क्या हुआ, इसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों का प्रभाव हुआ। इसमें हाइड्रोजन का भी संयोग किया, हाइड्रोजन का भी संयोग किया तो ऑक्सीकरण निकला, है ना। कभी ऑक्सीकरण निकला तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीकरण संयोग होगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो, है ना, भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में। अब भोजन का जब पाचन होता है बउआ, तो याद रखो इसमें इसमें ग्लूकोज में बदलता है ना। और ग्लूकोज में जब बदलेगा तो आपको खूब एनर्जी देगा, आपको जितना चाहिए उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, पूर्ण रूप से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तब जरा ध्यान दीजिए। अब एक बात याद रखिए, भोजन तो पाचन होता भी है, लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है कि भोजन पूरी तरह से दुर्गंधित होने लगता है ना। तो अब भोजन क्या होता है, दुर्गंधित होना। तो दुर्गंधित होना, अब उसको क्या करते हैं, खुली छोड़ देते हैं। जैसे ही आप खुली छोड़ोगे ना उसको, हवा में ऑक्सीकरण की उपस्थिति में जब खुली छोड़ दोगे तो क्या करेगा, ई ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब भोजन क्या हो जाएगा, दुर्गंधित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसे आप सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज वगैरह में इसका तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या इसमें एक क्लोरीनीकरण जो किया जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में उसको, या वायु अवरोध जो है कि इस बर्तन में क्या करते हैं हम लोग, उसको रख देते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण का मतलब क्या होता है, जैसे धातु होता है, अब धातु को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जंग लग जाता है ना। तो उसे संक्षारित से बचाने के, संक्षारण से पूरी तरह से अगर देखा था, उसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे पेंट कर देते हैं या विद्युत लेपन कर देते हैं, है ना, जिसके कारण वो क्या करता है, बच जाता है ना, आसानी से संक्षारित हो जाता है। अगर आप नहीं पेंट करोगे तो धातु क्या करेगा, खराब हो जाएगा। इसमें धातु, है ना, धातु क्या करता है, पूरी तरह से खराब। इसमें भोजन दुर्गंधित हो जाता है, इसमें धातु है, धातु क्या करेगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए आप, दहन की क्रिया। अब दहन कब होता है बताइए, एलपीजी ये सब किसके उपस्थिति में जलता है ना, एलपीजी हो गया, ये सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। या कोई भी लकड़ी हो जाता है ना, तो दहन, जैसे लकड़ी, तो लकड़ी भी है ना, तो सब किसकी उपस्थिति में चलेगा, ऑक्सीजन की, है ना। अगर जहाँ पे मान के चलिए कि ठंडा के दिनों में कोई भी पदार्थ को जलाना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि उस समय ना ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहता है, जिसके कारण आपके जो है कि उसमें शरीर को आपको गर्म, बहुत सारे कपड़ा जो है पहन लेते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाता है, आपको क्या लगता है, गर्म लगता है ना। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, ये जो लकड़ी वगैरह जो जलाना है या लकड़ी जलाना है, तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या है, ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी माना जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, पूर्ण रूप में आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो दहन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इस तरह से दहन की क्रिया होता है। तो सबसे पहले दहन क्या होता है, तो जरा ध्यान दीजिए आप, अगर देखा जाए तो दहन की परिभाषा, तो दहन क्या होता है, दहन किसे कहते हैं, है ना, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है उसे क्या कहते हैं, है ना, दहन। अर्थात जो जलने वाला पदार्थ होता है उसे भी दहन कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, है ना। दहन, जो पदार्थ जलता है उसे दहन कहते हैं, या जलने की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, दहन कहते हैं। जो जलने की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, दहन कहते हैं ना। अर्थात जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जो पदार्थ ऑक्सीजन, है ना, जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, उपस्थिति में जलती है ना, जलती है, उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, उसे दहन कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा उसे क्या कहेंगे, दहन। तो जरा ध्यान दीजिए, उसे दहन कहते हैं, या जलाने पे उसे दहन कहते हैं। और जलने के बाद, अगर और इसमें लिख दीजिए, और जलने के बाद उष्मा उत्पन्न करती है, उष्मा उत्पन्न करती है। जलने के बाद क्या उत्पन्न करेगी, उष्मा।
उष्मा उत्पन्न करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, दहन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग, दहन कहते हैं ना। तो जरा ध्यान दीजिए, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे कार्बन है तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जलाइएगा तो क्या बनेगा, जरा बताइएगा। ई क्या देगा, CO2 आप प्लस क्या देगा, उष्मा। क्या देगा, उष्मा। CO2 आप प्लस उष्मा देगा। इस तरह से, है ना। अब देखिए सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जाएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर ऑक्साइड बनाएगा। इसमें प्लस देगा उष्मा, उष्मा देगा। एक बात और, इसमें प्रकाश भी देता है, जलाइएगा तो क्या देगा, प्रकाश भी, ये भी प्रकाश भी आपको उत्पन्न करेगा, प्रकाश भी देगा, है ना। तो कार्बन जो है अब उसको जलेगा तो उष्मा और प्रकाश दोनों देता है। तो जो एक बात इसमें दहन के लिए और भी, जैसे इसमें और भी आता है दहनशील, 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 और इसमें दो शब्द आता है अदहनशील, अदहनशील। तो जो पदार्थ जलता है, जो पदार्थ जलता है तो जो जलेगा वो दहनशील कहलाएगा, है ना। और जो नहीं जलता है ना, जो पदार्थ नहीं जलता है उसे क्या कहेंगे हम, अदहनशील। तो जो पदार्थ जल जाएगा वो दहनशील कहलाएगा, और जो पदार्थ नहीं जलेगा उसे क्या कहेंगे बउआ हम लोग, अदहनशील। जो पदार्थ पूरी तरह से जल जाएगा, जलने के बाद वह उष्मा दे देगा, उसे हम दहनशील कहेंगे। जो पदार्थ नहीं जलेगा, नहीं जलेगा मतलब अर्थात वो जलने वाला नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदहनशील, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, लकड़ी जलने वाला होता है, लकड़ी जल सकती है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए पत्थर जलेगा, नहीं जलेगा, तो पत्थर नहीं जल सकता, नहीं जल सकता, तो ये क्या करेगा, ये अदहनशील हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो दहन के लिए आवश्यक पदार्थ भी होना चाहिए। चलिए इसको जल्दी से फटाफट आप नोट कर लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर से मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको बताते हैं, है ना, आपको बताते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है उस जो है कि जलने के लिए क्या क्या चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए, जलने के लिए पदार्थ के लिए क्या क्या चाहिए। जलने के लिए उपस्थिति, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा वही ना जलेगा। जलने के लिए आवश्यक, दहन के लिए आवश्यक शर्त। तो दहन के लिए देखिए, दहन के लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त क्या है, दहन के लिए आवश्यक शर्त। तो सबसे पहले कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, वह पदार्थ क्या होना चाहिए, दहनशील होना चाहिए सबसे पहले। तो दहनशील, दहनशील पदार्थ की, पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति मतलब कि वह पदार्थ कैसा होना चाहिए बुआ, दहनशील होना चाहिए। दूसरी पदार्थ, दूसरी बात, जो पदार्थ क्या है, मतलब कि पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ उसमें होना चाहिए, अर्थात उसमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। और ज्वलन ताप की प्राप्ति, है ना, जलने वाला हर चीज, ज्वलन ताप, ज्वलन, ज्वलन ताप की प्राप्ति, है ना। इस तरह से कोई भी पदार्थ, सबसे पहले दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरी बात है दहन के लिए पोषक पदार्थ में ऑक्सीजन चाहिए, है ना, ज्वलन ताप की प्राप्ति, वह जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। इस तरह से, है ना, स्थिति। जैसे आप देखिए बालू, बालू पत्थर ये सब क्या होगा, जलेगा, नहीं ना जलेगा। उसके बाद इसको अगर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई भी पदार्थ क्या करेगा, नहीं ना जल पाएगा। तो उसके जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, देखिए ज्वलन ताप लिखिए फटाफट, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सब नोट कर लीजिए। हेलो, अब देखिए आपको बताते हैं ज्वाला। इससे पहले आप जानिए ज्वलन ताप क्या होता है। ज्वलन ताप का, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ चलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। देखिए ज्वलन ताप, ये पूछता है ना, दहन पूछेगा, दहन की आवश्यक शर्त पूछेगा, ज्वलन ताप। ठीक है, ज्वलन ताप क्या होता है, जिस न्यूनतम ताप पर, अगर देखा जाए तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ
जलना प्रारंभ करता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है वो क्या कहलाता है? बुआ ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, चलिए इसको जल्दी से फटाफट नोट कीजिए आप लोग।